माधव प्रसाद त्रिपाठी राजकीय महिला महाविद्यालय फरीलाबाद संत कबीर नगर द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित इस वेबिनार में सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं तथा साथ में महाविद्यालय के समस्त विद्वान मेरे सहयोगी प्राध्यापक गणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है तथा प्रिय छात्राओं का भी स्वागत मैं करता हूं। अभी छात्राएं बहुत कम जुड़ी हैं, लेकिन मैंने भेजा है, हो सकता है भी जुड़ेंगी, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज महिला की सुरक्षा सम्मान से संबंधित प्रावधानों के विषय पर हमारे महाविद्यालय में कार्यरत गृह विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमती प्रीति सिंह मुख्य वक्ता के रूप में हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आज इस विषय पर अपने व्याख्यान को प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर श्रीमती प्रीति सिंह जी। धन्यवाद सर। आप सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का विषय है कि महिला सुरक्षा एवं महिला सम्मान के प्रावधान, मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से संबंधित कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान और उनके आत्मविश्वास को जगाना, लाना जो है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं को देवी का स्थान दिया गया है। महिलाओं को हमेशा जो है ऊंचे पदों पर, ऊंचे प्रतिष्ठानों पर जो है स्थापित किया गया है, उनको स्थान दिया गया है। आज भारतीय समाज में भी महिलाएं जो हैं, भारतीय समाज में महिलाएं विभिन्न ऊंचे पदों पर वैज्ञानिक के रूप में, राजनीतिक के रूप में, अंतरिक्ष में भी जा रही हैं, स्कूल में कार्य कर रही हैं, खेल में, व्यायाम में, सेना में, पुलिस में विभिन्न पदों पे कार्यरत हैं, अच्छे पदों पे कार्यरत है। तब भी लेकिन इन सारे पदों पे कार्यरत होने के बावजूद भी आज हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति जो है एक चिंता का विषय बना हुआ है। वो सारे पदों पे कार्यरत कर रही हैं, लेकिन तब भी वो उनको जो सम्मान, जो सुरक्षा उनको मिलना चाहिए, वो समाज में उनको वो अधिकार अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि उनको वो सम्मान, वो अधिकार प्रदान किया जाए, उनको अवेयर किया जाए, उनको उनके अधिकार बताया जाए, ताकि वो अपने अधिकार के लिए कर सके और अपने आप को जो है वो सशक्त बना सके। महिलाओं के अधिकार के लिए जो है विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के कानून जो है हमारे संविधान में चल रहे हैं और कई अधिनियम बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है घरेलू हिंसा, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है घर से ही होती है हिंसा की। तो इसके लिए जो है घरेलू हिंसा अधिनियम बना, जो कि 2005 में बना। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि घर की जो भी महिला हो, चाहे घर की बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे लड़की हो, चाहे दादी हो, चाहे माँ, कोई भी महिला जो घर में रहती हो, उसके प्रति अगर किसी प्रकार की भी हिंसा की जा रही है तो उस हिंसा से बचाना, उसके अधिकार को बताना कि ये आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस अधिनियम का ये उद्देश्य है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को अगर किसी प्रकार की हिंसा उनके साथ होती है तो तुरंत जो है उनको FIR वो चाहे तो तुरंत कराया जा सकता है। अगर वो नहीं कराते तो कोई अन्य व्यक्ति भी जाकर के उसकी कार्रवाई कर सकता है, FIR करा सकता है। उनको अगर कोई घटना घट जाती है तो उनको जो है मान लीजिए तलाक हो गया या किसी तरह की अन्य ट्रेजेडी हो गई, तो उनको गुजारा भत्ता, निःशुल्क चिकित्सा, सुरक्षा, ये सारी चीजें देने का आदेश जो होगा वो होगा। घर वालों को ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसी तरह आता है अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, जो कि 1956 में बना। इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का देह व्यापार जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, ये गैर कानूनी है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के पेशे में जाकर के इसी तरह का धनोपार्जन करता है, अपनी आजीविका का साधन इसको बनाता है, तो वो जो है गैर कानूनी है। और इसके अगेंस्ट जो है विभिन्न प्रकार की धाराएं, जैसे धारा 21 है
और धारा 6 है, धारा 5 है, इस तरह की धाराओं के अगेंस्ट है उनके इस धाराओं के का जो है के तहत उनके अगेंस्ट कार्यवाही की जाएगी। और इस तरह आता है अशोभनीय चित्रण निषेध अधिनियम, जो कि 1986 में बना। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं का किसी प्रकार का अशोभनीय चित्रण ना किया जाए। अगर उनका कहीं पे किसी भी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में या किसी विज्ञापन में किसी तरह का अशोभनीय चित्र प्रस्तुत किया जाता है तो ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी है, अवैध है। और इसके तहत जो है उनके अगेंस्ट जो इस तरह का प्रिंट प्रस्तुत करता है उनके अगेंस्ट जो है कार्यवाही की जाएगी। तो इस अधिनियम के तहत व्यक्ति, प्रिंट मीडिया और प्रकाशन वाले इस तरह के अगेंस्ट जो है विशेष रूप से इनके लिए अधिनियम बनाया गया है। फिर आता है कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न। महिलाएं आज घर से बाहर निकल रही हैं, विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, हम सभी जानते हैं। तो वहां पर जिन स्थान पर वो कार्य कर रही हैं वहां पे एक स्वस्थ वातावरण उनको मिल सके। अगर उनके साथ किसी तरह की गलत हरकतें की जा रही है, छेड़छाड़ की जा रही है, अभद्र भाषा बोली जा रही है जो सही नहीं है, जिससे वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह जो है वो आहत होती हैं, उनको क्षति पहुंचती है, तो उसके लिए भी जो है कानून बनाए गए हैं कि किसी भी महिला को किसी तरह की कोई भी तरह की जो है अभद्र भाषा उनको ना बोला जाए या उनके साथ किसी तरह का जो है अवांछनीय व्यवहार इस तरह का ना किया जाए जो कि सही नहीं है। तो उसके अगेंस्ट भी कानून बनाए गए हैं। अगर किसी के साथ इस तरह किया जाता है तो उस महिला को जो है अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है। इसी तरह कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम बना जो कि 1994 में बना। इस अधिनियम में किसी भी महिला को अपने पहले तो भ्रूण की जांच कराने की परमिशन नहीं है कि वो पता कर सके कि लिंग क्या है, बेटा है कि बेटी है। और इस कंडीशन में अगर वो जांच कराती है, घर वाले जांच कराते हैं या जो व्यक्ति करता है, जो डॉक्टर करता है, तो उन सबों के अगेंस्ट जो है, सब सारे लोगों के अगेंस्ट जो है कार्यवाही की जाएगी। उनको जो है तभी इस तरह की जांच कराया जा सकता है जब महिला अस्वस्थ हो या उसके पेट में पलने वाला भ्रूण जो है वो अस्वस्थ हो। तो दोनों की जब जोखिम हो, जान की जोखिम हो या भ्रूण की जान की जोखिम हो, तो उस कंडीशन में ही ये जो है प्रिकॉशन कराया जा सकता है, नहीं तो ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अब आता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो कि 1961 में बना। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज में दहेज प्रथा जो बढ़ती जा रही है उसको रोकना है। इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति दहेज मांगता है या दहेज लेता है या कोई मीडिएटर जो है कि जो दहेज लेन देन का बीच में कार्रवाई कर रहा है, तो उस साथ सारे लोगों के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनसे जो है आर्थिक दंड भी लिया जाएगा और उनको जो है जेल की सजा भी होगी। इसके साथ साथ इसी में आता है कि अगर कोई महिला शादी के 7 साल के भीतर इस कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है कि किसी तरह का दहेज का डिमांड उसके साथ किया गया था, किसी तरह की मांग की गई थी, अगर घर वालों ने कंप्लेंट कर दिया तो उस कंडीशन में भी जो है घर वालों के साथ जो है इस तरह के जो है इस अधिनियम के तहत जो है कार्यवाही की जाएगी और आजीवन कारावास तक जो है इस अधिनियम के तहत जो है आजीवन कारावास की सजा तक दी जा सकती है। अब आता है किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम जो कि 2015 में बना। इस अधिनियम के तहत जो है कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो किसी प्रकार के कार्य में उसको नाबालिग माना जाता है, उसको किसी प्रकार के कार्य में नहीं लगाया जा सकता है कि उसको घर का काम कराएं या किसी फैक्ट्री का काम कराएं, कोई तस्करी का काम, चोरी का काम, मारपीट का काम कुछ करवाया जाए इस तरीके से, तो वो पूर्ण रूप से जो है गैर कानूनी है। तो उसके लिए बच्चों के संरक्षण के लिए, बालकों के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया। और इसी में आता है एक पास्को एक्ट। अगर कोई बच्चा नाबालिग है उसके साथ लैंगिक अपराध उस बच्चे के साथ हो जाता है तो उसके लिए भी जो है बहुत ही सख्त कानून ये बनाया गया, पास्को एक्ट, जो कि 18 साल के से कम बच्चों के अगेंस्ट किसी प्रकार की इस तरह की जो है गलत हरकत हो जाती है तो उसके अगेंस्ट, उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो है
कार्रवाई किया जाएगा। इसमें उस बच्चे को किसी प्रकार का मानसिक रूप से उस बच्चे को कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। और उस बच्चे की पहचान को पूर्ण रूप से जो है वो सुरक्षित रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि इसके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, या इस कार्यवाही की जा रही है या उसकी जांच की जा रही है, तो वो बच्चे को पता चले या बाहर समाज में वो चीजें जाए। पूर्ण गोपनीय रखते हुए सारी कार्यवाही की जाएगी। इस पास्को एक्ट में अगर कोई व्यक्ति जो समाज में प्रतिष्ठित पद पे, जैसे कोई टीचर है या पुलिस है, जो कि देश का संरक्षक माना जाता है, अगर वो दोषी पाया जाता है तो बहुत ही उसके अगेंस्ट बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाती है। तो इस एक्ट में जो है आर्थिक दंड भी दिया जाता है और भी जो है इनको आजीवन कारावास तक की सजा जो है व्यक्ति को हो सकती है अगर जो अपराधी है। अब आता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, जो कि 2006 में बना। इस अधिनियम के तहत 21 वर्ष से कम उम्र की आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला को जो है विवाह जो है पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। अगर कोई इस तरह का कार्य कर रहा है तो उसके अगेंस्ट तुरंत जो है वो 1098 या 181 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके तुरंत जो है उसको रोका जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है। फिर आता है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, जो कि 2016 में बना। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार के छोटे बच्चों को जो कि 14 से 18 साल से कम उम्र की किशोर लोग कारखानों में काम करते हैं, जहाँ जैसे कि पटाखे बनाना, कोई भी केमिकल वाले चीजें जो कि नुकसान करता है बच्चों को, पूर्ण रूप से भी मैच्योर नहीं हुए बच्चे, तो उनके लिए ज्यादा इस तरह के जो है काम करना जोखिम भरा होगा। तो इसलिए इस तरह का अधिनियम बनाया गया है, जिसमें जो व्यक्ति उस काम में लगाता है उस व्यक्ति को, तो उसको 50,000 रुपए तक का जुर्माना और जेल सभी है। तो ये तो अधिकार जो है सरकार द्वारा अधिनियम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके साथ महिलाओं की स्थिति को और सुदृढ़ बनाने के लिए समाज में उनकी स्थिति को तरह तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम सभी जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस समय जो है कार्यक्रम योजना जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत सभी बच्चों को निःशुल्क जो है, जो जूनियर लेवल पे है, उनको शिक्षा दी जा रही है, उनके खाने पीने का ध्यान दिया जा रहा है, उनको जो है किसी भी महिला को जो है उनकी लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए, बेटियों के घटते लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित एवं बालिकाओं के अस्तित्व की सुरक्षा के दृष्टिगत इस योजना का संचालन बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस अधिनियम में माध्यम से समाज में बेटियों के प्रति सोच में परिवर्तन लाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम ये है, जिससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को जिला प्रशासन द्वारा जो है पुरस्कृत भी किया जाता है। और भी इसमें एक योजना आती है वन स्टॉप सेंटर, जिसके अंतर्गत किसी भी महिला के साथ अगर किसी प्रकार का जो है दुराचार हो जाता है, उनके साथ हिंसा होती है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, यौन शोषण होता है, हिंसा होती है, छेड़छाड़ होता है, एसिड अटैक होता है, तस्करी होती है, तो इसके लिए जो है महिलाओं ये योजना चलाई गई है, जिसमें महिला को इस एक छत के नीचे ही उसको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे पुलिस कार्यवाही भी हो जाएगी, तुरंत चिकित्सीय सुविधा भी मिल जाएगी, उस महिला की काउंसलिंग भी हो जाएगी, उसको कोई ट्रेनिंग कौशल विकास का प्रोग्राम भी उसको बता दिया जाएगा, जिससे वो अपना विकास कर सके, और उसको जो है अल्प आवास की सुविधा भी देने का प्रावधान है। ये योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर है 181, जिसके तहत कॉल करके ये जो है इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। महिला शक्ति केंद्र योजना है एक, इसका उद्देश्य महिलाओं से संबंधित योजनाओं, मुद्दों, समस्याओं को लेकर विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, जिससे कि महिलाएं जो शिक्षित हो सके, सशक्त हो सके, स्वस्थ रह सके, उनके संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट आता है उज्ज्वला तथा स्वधारा
गृह। इस योजना का उद्देश्य अवैध तस्करी कर ले जा रही जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को सुरक्षा देना, उनको शेल्टर देने की व्यवस्था की जाती है। इसमें 18 से 60 वर्ष तक की निराश्रित व परित्याग की महिलाओं हेतु आश्रय सुविधा का भी प्रावधान है। ये सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों संस्थाओं द्वारा ये योजनाएं चलाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है बाल संरक्षण योजना। बाल संरक्षण सेवाओं के अंदर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संस्थागत व गैर संस्थागत देखभाल की सुविधा दी जाती है। उनमें राजकीय बाल गृह में भेजा जाता है, राजकीय संप्रेक्षण गृह में भेजा जाता है। इस तरह से जो है उनको यहाँ इन जगहों पे भेज करके उनके संरक्षण का काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है। ये टोल फ्री नंबर है। किसी भी महिला को तत्काल चिकित्सीय सहायता, कानूनी सहायता, अल्पवास आवास की आवश्यकता है तो इस हेल्पलाइन पे वो कॉल करके इस सुविधा का लाभ उठा सकती है। 1090 जिसे हम सभी परिचित हैं इस कार्यक्रम से, 1090 के जो कि वुमेन पावर लाइन है, इसके तहत पुलिस विभाग को जो है 1090 जो नंबर है ये पुलिस विभाग को ये कॉल जाती है जिसके अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध मोबाइल पर छेड़छाड़, साइबर बुलिंग, किसी प्रकार की इस तरह की घटना होती है तो उसके लिए ये सहायता दी जाती है। नेक्स्ट आता है 112 पुलिस सहायता। ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है जिसमें के अंतर्गत जीपीएस युक्त पुलिस वाहन द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर तत्काल जो है वो आवश्यक कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को जो है सहायता प्रदान करने का काम करता है। फिर आता है 1098। ये जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है जो कि विषम परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने का काम करता है। ये जैसे बाल विवाह हुआ, बाल तस्करी हुआ, इस कंडीशन में 1098 हेल्पलाइन नंबर को उसमें लाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाए गए हैं हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए, उनकी समृद्धि और विकास के लिए, जिससे वो महिलाएं हमारे देश की सुरक्षित रह सकें। तो हम योगी सरकार की इस कार्यक्रम की बहुत सराहना करते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जिससे कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं, अपने अधिकारों को जान रही हैं और वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकेंगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत ही विस्तार से आपने आज महिला सुरक्षा सम्मान संदर्भित प्रावधानों के बारे में बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने बताया कि सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ती है किसी चीज की। तो सही बात है, हम पहले अपनी मानसिकता में जब चेंज लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, अपनी सोच में बदलेंगे, तभी कुछ होगा। प्रावधान तो बहुत सारे हैं, सरकार ने इतने प्रावधान बनाए, इतने अधिनियम बनाए हैं कि अब मैं कई बार कह चुका हूं कि महिला पूर्ण सुरक्षित है, सबसे अधिक सुरक्षित है, पुरुषों से भी अधिक सुरक्षित है। उनके लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बना दिए हैं, बस उनको जागरूक होने की जरूरत है और अपने चिंतन में परिवर्तन लाने की जरूरत है, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। इसके बाद सरकार तो हर तरह से उनके साथ खड़ी है और काम कर रही है, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत विस्तार से हम सबको बताया और बच्चों को भी इससे लाभ मिलेगा, इसके लिए आपको हार्दिक आपका स्वागत है। आज नेक्स्ट फेज में जो कार्यक्रम है वो है मार्शल आर्ट और महिला। इस पर डॉक्टर साहब को आज, डॉक्टर आसाराम जी को आज मुख्य वक्ता के रूप में हैं, संस्कृत के महान विद्वान, इस पर आज अपनी बात कहेंगे। देखिए सच तो यह है, कल डॉक्टर साहब ने कहा था कि मार्शल आर्ट के बारे में हम लोग कोई प्रशिक्षक नहीं है कि हम सब लोग कुछ बता सकते हैं। हाँ, हम बच्चों को जागरूक कर सकते हैं कि वो सीखें उसको जहाँ उनको सुविधा हो सिखाने की। और जैसा कि कल मैडम ने कहा था कि महाविद्यालयों में भी सुविधा होनी चाहिए, तो हम लोग केवल बच्चों को जागरूक करते हैं ये सब चीजें बता करके, उनको कैसे क्या उनको सीखना चाहिए और उसको सीख करके उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा और वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकेंगी। इन सब के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा, चूंकि समय डॉक्टर साहब केवल 8 मिनट बचा हुआ है, तो मैं निवेदन करूंगा अगर 5 मिनट या 2 मिनट के लिए आप लोग अभी मीटिंग ऑफ कर देता हूं, फिर जुड़ा जाए तो ढंग से बात की जाए, कैसा रहेगा? जी 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 सर। डॉक्टर साहब, मिश्रा जी, ठीक है सर। बस 1-1 मिनट के लिए बस खाली, इसके बाद तुरंत फिर हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है जी जी ठीक है सर। हाँ, ठीक ओके सर। है।
मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस वेबिनार के दूसरे सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पहले ये प्रावधान रहा है कि हम सभी लोग जो है बालिका सुरक्षा शपथ लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम इसको बोलेंगे, आप सभी लोग दोहराएंगे। बालिका सुरक्षा शपथ। जी सर। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूँ मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगा और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगा। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहता हूँ, उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगा। जय हिंद। धन्यवाद आप सभी को। आज इस मीटिंग के दूसरे सत्र में जो विषय है महिला और मार्शल आर्ट, आज इस विषय पर हमारे महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आसाराम जी अपने विचार रखेंगे। अधिक समय न लेते हुए मैं सीधे सबको आमंत्रित करता हूं कि आज अपने इस महिला के लिए मार्शल आर्ट कितना जरूरी है आज के समय में, इस पर अपने विचार रखें। आदरणीय डॉक्टर आसाराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों का मेरा अभिनंदन और वंदन है। आज का जो विषय है मार्शल आर्ट और महिला, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी प्रीति मैडम ने बहुत कुछ बताया कि सब कानून नियम बहुत कुछ बन चुके हैं, लेकिन वे हमारी महिलाओं को, बेटियों को वास्तव में सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि जब कभी कोई आपत्ति आती है, कोई विषम स्थिति आती है, तो हमारे अंदर जो शक्ति होती है, जो विवेक होता है, जो टेक्निक्स होती हैं, वही हमारे लिए कारगर होती है। इसीलिए महिलाओं को सिखाने के लिए मार्शल आर्ट की व्यवस्था की गई है कि मार्शल आर्ट के माध्यम से विषम परिस्थितियों में हम अपनी सुरक्षा कर सकें। इसी के संबंध में आज हमें कुछ अपने विचार रखने हैं कि मार्शल आर्ट स्वस्थ रहने तथा आत्मरक्षा के लिए एक बेहतरीन माध्यम है। लोग मार्शल आर्ट अलग अलग कारणों से सीखते हैं। कई लोग इसे एक खेल के रूप में सीखते हैं, तो कुछ इसे व्यायाम के तौर पर सीखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इसे विषम परिस्थितियों के लिए सीखते हैं। मार्शल आर्ट के प्रत्येक स्टाइल की अपनी कुछ विशेष टेक्निक्स होती हैं जो आत्मरक्षा के समय प्रयोग होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी मार्शल आर्ट बेस्ट है। मार्शल आर्ट सिखाने वाले सभी गुरुओं का यह मानना है कि यह कला अभ्यास और समर्पण पर निर्भर करती है। बहरहाल हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि दुनिया के जो सबसे 10 खतरनाक और बेहतरीन मार्शल आर्ट्स हैं वे कौन कौन से हैं। पहला है ताइक्वांडो। यह कला मूल रूप से कोरिया से निकली है और करीब 5000 साल पुरानी मानी जाती है। ताइक्वांडो को इसकी तेज और घूमती हुई ऊंची किक की वजह से दुनिया में जाना जाता है। इसका अर्थ है किक और पंच।
ये दुनिया की पहली ऐसी मार्शल आर्ट है जिसे ओलंपिक में जगह मिली हुई है। दूसरी मार्शल आर्ट है एकिडो। एकिडो बहुत ही प्रभावी और बेहतरीन मार्शल आर्ट है। ये अन्य मार्शल आर्ट की तरह ज्यादा पुराना या परंपरागत भी नहीं है। एडक्यो की उत्पत्ति और विकास मास्टर मोहिरले ओशिबा ने की थी। इसके बाद तीसरी मार्शल आर्ट है जूजुत्सु। जूजुत्सु जापान की एक प्राचीन युद्ध कला है जिसका प्रयोग समुराई अपने हथियारहीन होने की दशा में करते थे। जूजुत्सु एक विशेष मार्शल आर्ट इसलिए भी है क्योंकि इसमें अपने प्रतिद्वंदी के गुस्से और उसकी आक्रामकता का उसी के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। चौथा मार्शल आर्ट है निंजुत्सु। निंजुत्सु मार्शल आर्ट सीखने वाले को निंजा कहते हैं। आपने कई फिल्म में इनको देखा भी होगा। कुछ समय पहले तक यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी मार्शल आर्ट्स में से एक थी। जापान में निंजा मार्शल आर्ट को हत्यारे और गुरिल्ला योद्धा सीखते थे। इस मार्शल आर्ट में तलवार, छोटे चाकू, फेंकने वाले हथियार और कुछ तरह के केमिकल का भी प्रयोग किया जाता है। पांचवा है विंग चुन। विंग चुन लगभग 17वीं शताब्दी में तेजी से लोकप्रिय हुआ मार्शल आर्ट है। इसे सबसे पहले एक बौद्ध भिक्षुणी नगमुई ने आविष्कार किया था। पशु पक्षी और कीट पतंगों से प्रेरित होकर इस कला को विकसित किया गया था। आज के समय में विंग चुन के फाइटर्स दुनिया के सबसे जाने माने फाइटर्स माने जाते हैं। इसके बाद आता है कराटे, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके लिए हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं। जिसके विषय में भारत में मार्शल आर्ट्स के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला शब्द है तो वो है कराटे। कराटे एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है खाली हाथ। इसमें हाथ और पैर को तलवार और चाकू की तरह प्रयोग किया जाता है। इसे बेस्ट सेल्फ डिफेंस भी माना गया है। सातवां है कुंग फू। कुंग फू एक चाइनीज मार्शल आर्ट है जिसका सरल शब्दों में अर्थ होता है अपने से बड़े व शक्तिशाली पर विजय प्राप्त करना। अगर हम इसके मूल में जाएं तो हम पाते हैं कि चीन में इस कला को लाने वाले एक भारतीय राजकुमार बोधिधर्मन थे। इनका नाम चीनवासी आदर के साथ लेते हैं। चीनियों ने इस कला को अपनाया और इसका विकास किया, लेकिन हम भारतीयों का दुर्भाग्य है कि हमने भारत में इस कला का दमन ही कर दिया। इसके बाद आठवां मार्शल आर्ट है मुये थाई। मुये थाई थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल है और ये दुनिया की सबसे घातक मार्शल आर्ट में भी शामिल है। कुछ लोग इसे 8 अंगों का मार्शल आर्ट भी कहते हैं, जिसमें कोहनी, मुट्ठी, घुटने और पैरों की पिंडलियां शामिल होती हैं। 9वां मार्शल आर्ट है कराव मागा। कराव मागा दुनिया की सबसे बेहतरीन और श्रेष्ठ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स में से एक है। इसका आविष्कार लमी टीच टेनफील्ड ने किया था। वे दुनिया के बेहतरीन रेसलर, बॉक्सर और जिम्नास्ट थे। उन्होंने कराव मागा को यहूदी समुदाय को बचाने के उद्देश्य से विकसित किया था। कराव मागा मार्शल आर्ट को इस्राएली सेना और पुलिस प्रयोग करती है। इसके बाद 10वां मार्शल आर्ट है कलारी। यह जानकर आपको खुशी होगी कि कलारी को दुनिया की सभी मार्शल आर्ट्स का जनक कहा जाता है। चीन और जापान में मार्शल आर्ट सीखने वाले को कलारी के रूप में बखूबी पता भी है। बौद्ध धर्म ने चीन को कुंग फू का ज्ञान दिया था। चीन से यह विद्या जापान गई, जो बाद में कराटे कहलाई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो ये जूडो, कराटे ये सब चल रही हैं तो 10, लेकिन इसमें जो कराटे है यही एक सबसे महत्वपूर्ण है और हमारी बच्चियों को और जो हमारी महिलाएं हैं इनको कराटे सीखना चाहिए, जिससे वो विषम परिस्थितियों में अपनी रक्षा कर सकें। अब बात ये आती है कि कराटे या जो भी है ये मतलब ताइक्वांडो या मार्शल आर्ट, इसको सीखा कैसे जाए। कहते कराटे के पीछे का सिद्धांत विशाल और बहुत जटिल है। ये हजारों सालों से विकसित हुआ सशस्त्र और निहत्थे लड़ाई करने का तरीका है। 100 साल पहले भी इस तरीके को परिपूर्ण करने के बाद अभी नई पीढ़ी द्वारा इसे ज्यादा परिपूर्ण बनाया जा रहा है। बौद्ध धर्म, ताओ धर्म और बुझटो
कि कोड मार्शल आर्ट सिद्धांत के सभी खेलों को विकसित करने में सहभागी है। अपने आधुनिक रूप में कराटे करीब 400 साल पहले जापान में स्थापित किया गया था, जो मुख्य रूप से चीनी कुंग फू से जुड़ी हुई है। कराटे के बेसिक तरीकों को सीखने के लिए कई चरण हैं। पहला चरण है कि ध्यान मग्न। कहते कोई भी किसी भी उसको सीखने के लिए जरूरी होता है कि हम कुछ चरणों का प्रयोग करें जिससे हम उसको अच्छी प्रकार से सीख सकें। पहला है ध्यान मग्न। 5 मिनट के लिए कहते हैं अपने दिमाग से सारे विचार निकालें और नाक से सांस लेने और मुंह से सांस छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। स्थिरता से गहरी सांस लेने और साफ मन रखने से आप कराटे सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई समय सीमा नहीं है, परंतु कम से कम 5 मिनट का ध्यान आपके मन को साफ और एकाग्र करने के लिए काफी है। और हाँ, ध्यान मग्न होने से निश्चित ही आपकी लड़ाई की क्षमता में इजाफा होता है। दूसरा है वार्म अप करना। 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए अपने कमरे या ब्लॉक के चक्कर लगाने से शुरुआत करें। फिर 5 मिनट या 20 बार पुशअप, सिटअप, लेग लिफ्ट और रिवर्स पुशअप करें। और इसके बाद तीसरा आता स्ट्रेच करें, ये 15 मिनट के लिए। प्रमुख मांसपेशियों की को स्ट्रेच करना शरीर को ढीला और लचीला बनाने के लिए आवश्यक है। अगर आपको स्ट्रेचिंग व्यायाम के बारे में पहले से ही कोई जानकारी नहीं है तो स्ट्रेचिंग की जानकारी वाली किताब खरीदें। कराटे में पांव स्ट्रेच करना आपको चोट मुक्त रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्ट्रेच करना वार्म अप करने के बाद आता है। जब आपके मांसपेशी गर्म हो जाते हैं तब वो स्ट्रेच करने के लाभ को ग्रहण कर सकते हैं, जब स्ट्रेच करना सबसे सुरक्षित और प्रभावी होता है। चौथा है कि कराटे के सिद्धांत को समझना। अप्रशिक्षित पर्यवेक्षक के लिए कराटे हिंसा के प्रति दिखावटी का प्रदर्शन लगता है। वास्तव में यह इसके विपरीत है। कराटे शांति और इससे ज्यादा मन की शांति का प्रतीक है। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। जब संघर्ष आता है तब उसे तत्काल और शक्ति के साथ संभालना चाहिए। इसका परिणाम प्राकृतिक आत्मविश्वास, जिसमें विनम्रता की झलक दिखाई देती है। कराटे कला का रूप है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को संयुक्त करता है। एक प्रशिक्षक को अभ्यास करते समय निपुणता प्राप्त करने के लिए इन तीनों को एक साथ सुदृढ़ बनाना होगा। जैसे शरीर को चाल याद रखना चाहिए, बदले में मन को स्थिर रखने को स्मरण करना होगा। सभी मार्शल आर्ट के खेल शिष्टाचार से प्रारंभ और समाप्त होते हैं। कराटे में बहुत कम चीजें हैं जो मतलबी हैं। माना जाता है कि आपका समर्पण ही आपका प्रतिफल है। इसके बाद हम देखते हैं कि कराटे या मार्शल आर्ट के कौन कौन से फायदे होते हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए। कहते हैं मार्शल आर्ट स्वस्थ रखने तथा आत्मरक्षा के लिए बेहतरीन माध्यम होता है। लोग मार्शल आर्ट अलग अलग कारणों से सीखते हैं। कई लोग इसे खेल के रूप में सीखते हैं तो कुछ इसे व्यायाम के तौर पर ले जाते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए सीखने का अहम कारण होता है कि आए दिन मंचलों की छेड़छाड़ से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्हें सीखना जरूरी होता है। आज के समय पर जितने लड़कियों को लेकर घटनाएं घट रही हैं, उससे जितनी घटनाएं घट रही हैं, इससे लड़कियां बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचती हैं और इससे माता पिता को भी अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। तो मार्शल आर्ट लड़कियों को सीखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि मार्शल आर्ट सीखने के क्या क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा है कि मार्शल आर्ट से आत्मरक्षा के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। जैसे ये कहा जाता है कि मार्शल आर्ट से केवल आत्मरक्षा होती है, अपनी सुरक्षा होती है और मानसिक विकास नहीं होता, लेकिन सच में देखा जाए तो मानसिक विकास होता है। एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि हम किसी विषम स्थिति का सामना कर सकते हैं। दूसरा है मार्शल आर्ट सीखने से शरीर की ग्रोथ भी अच्छी होती है। जैसे बच्चों को शुरू से जब सिखाया जाए तो उनकी हाइट भी ज्यादा हो सकती है, साथ ही साथ वो स्वस्थ भी हो जाते हैं, तो शरीर की ग्रोथ भी अच्छी होती है। मार्शल आर्ट से शरीर की चर्बी और वजन कम करने के लिए भी किया जाता है। ये हेल्दी लड़कियों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कोई भी एक्सरसाइज आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो अनावश्यक चर्बी है आपके अंदर वसा है वो क्षय होगी, वो समाप्त होगी, आपका वजन कम होगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे।
तो लड़कियों के लिए विशेष कर जरूरी है। खाने के डाइजेशन को भी ये संतुलित रखने में मदद करता है। कहते हैं जब हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो निश्चित रूप से जो हम खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट होता है और हमारे शरीर को लगता भी है। मार्शल आर्ट कई प्रकार के होते हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं, और इसमें अभी इससे पहले तमाम चर्चाएं की गई कि ताइक्वांडो है, कुंग फू है और ये कराटे है। तो इससे शरीर का जो संतुलन बना रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। मार्शल आर्ट्स सबसे जरूरी लड़कियों के लिए होता है। इसे सीखने से वो आने वाले खतरे से बच सकती हैं और इसलिए उन्हें बहुत ही आवश्यक रूप से सीखना चाहिए। तो सर अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं सर। हेलो सर। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ हेलो। हाँ सर, बस जी फायदे धन्यवाद हो सर, गए, उसके धन्यवाद। विषय में कुछ हो गया जी। नहीं, बहुत 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 धन्यवाद अच्छा। सर। धन्यवाद सर आपको। आपने बहुत विस्तार से मार्शल आर्ट के इतिहास को, उसके प्रकार को, कैसे उसके सीखा जाए, उसे सीखने से क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, आपने बहुत विस्तार से बताया सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हार्दिक बधाई, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आपने बहुत अच्छी तरीके से आज छात्राओं को बताया, छात्र इससे अपना सीख सकेंगे, लाभ उनको मिलेगा, हम सबको मिला। इसका यही लक्ष्य इस कार्यक्रम का कि हम जो कुछ बताएं बच्चे उससे सीखें, कम से कम जाने तो कि उसके क्या लाभ हैं, इसके प्रति उनको अभिरुचि होगी और वो मार्शल आर्ट को सीखेंगे, उससे वो अपनी आत्म सुरक्षा कर सकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अब सर चूंकि समय कम है, इसलिए मैं अब मैं अनुरोध करूंगा। आज जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग, आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब चूंकि आज होस्ट के रूप काम कर रहा हूं, इसलिए मैं चाहूंगा अपने महाविद्यालय से डायनेमिक टीचर श्री विद्याधर मिश्रा से अनुरोध करूंगा कि हमारे दोनों जो मुख्य वक्ता रहे उनका जो है स्वागत करें। डॉक्टर विद्याधर मिश्रा जी। धन्यवाद सर। आज का सेशन बहुत ही रोमांचक रहा और हम लोग बहुत ध्यान से सुनते रहे। हमारे पहले सेशन की जो वक्ता थी डॉक्टर प्रीति सिंह मैडम ने बहुत ही अच्छे तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बताया और विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया। हम संपूर्ण टीम की तरफ से, IQAC की तरफ से मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मैडम ने तमाम हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी, तमाम कानूनों की जानकारी दी, इसके लिए हम सभी उनके बहुत ही आभारी हैं। मैडम प्रीति सिंह हमारी बात को सुन रही होंगी। मैडम, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर आसाराम सर ने मार्शल आर्ट को बहुत ही विस्तार से बताया और खास तौर पे उन्होंने जोर दिया कि यद्यपि हमारे यहाँ बहुत सारे कानून हैं लेकिन वो भी सुरक्षा करने में असमर्थ हैं, तो हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी और उसके लिए मार्शल आर्ट एक बढ़िया जरिया है। और आपने भारत, चीन, थाईलैंड, जापान, कोरिया तक की यात्राएं हम लोगों को करा दी। इसके लिए सर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। वहाँ से सारी टेक्निक को आपने ला करके परोस दिया हमारे इस वेबिनार में। ये एक बहुत बड़े कौशल की बात है। ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड और भारत जैसे देशों में एक साथ इन सभी कलाओं को जोड़ते हुए हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। सर, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम आशा करते हैं कि इसी तरह भविष्य में आपसे हमें प्रेरणाएं मिलती रहेंगी, आपसे हमें ज्ञान और सहयोग मिलता रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत आभारी हैं अपने IQAC प्रभारी डॉक्टर AP सिंह सर के, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया कि इस कार्यक्रम में हम अपने रिसोर्स पर्सन्स का धन्यवाद ज्ञापन करें। और सबसे बड़े आभारी हैं अपने महाविद्यालय के डायनामिक प्राचार्य डॉक्टर DP शाही जी के, जिन्होंने हम लोगों को ये प्रेरणा दी कि हम इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े हैं और आपस में इस तरह के विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। और हम अपने समस्त शिक्षक गणों के भी आभारी हैं, छात्राओं के आभारी हैं और साथ ही अपने समस्त शिक्षणेतर कर्मचारियों के आभारी हैं, जो उपस्थित अनुपस्थित रहकर भी हमें हर तरह से सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। आज जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनका मैं पुनः धन्यवाद देता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे ढंग से सबका स्वागत किया, डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद। और मैं ये निवेदन जरूर करूंगा, फिर दोबारा मैं करना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं अपने छात्राओं से जरूर कहें
कि कम से कम कुछ छात्राएं जुड़ें। हम लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम लोग तो आपस में जान ही रहे हैं, बच्चे भी जानेंगे तो इसका और अच्छा असर पड़ेगा। इस कार्यक्रम की सफलता इसी में है कि बच्चे भी सीख सकें। तो मैं आप सभी लोगों से, सम्मानित प्राध्यापकों से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि इस कार्यक्रम से जुड़ें। इसी के साथ मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सबका मैं आभारी हूं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, कार्यक्रम को सफल बनाए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। बिटिया बोल रही है। हाँ हाँ सर, आ गई। कहाँ है? अरे बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सब जो है नारी शक्तियां यही सब हैं, खुद आगे जाएगी। बहुत सुंदर। ठीक मैडम, ठीक है। नमस्ते मैडम। ठीक है, नमस्ते आप सर। कर रहे हैं? जी सर। यस।